Hello everyone. So in this video we'll be starting with the third law of motion. सबसे आसान लॉ है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वेरी सिंपल, सीधी वाली स्टेटमेंट पहले बताऊंगी. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन की एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है. सिंपल से लाइफ एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. अगर आप बाय चांस गुस्से में आके किसी को थप्पड़ मारे तो क्या वो थप्पड़ खा लेगा? क्या रिवर्ट में आपको कुछ बोलेगा ना, या तो कुछ कहेगा या उल्टा मारेगा, बैक मारेगा. तो ये यूनिवर्सल लॉ हर चीज़ पे अप्लाई होता है. ये सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल था. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक्शन के इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है. ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है. इसे प्लीज़ एग्जाम्पल में मत लिख कर आ दिए, पेपर में मत लिख कर आना. ऐसे समझते हैं आप इसकी दूसरी स्टेटमेंट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात. अब होगा क्या, वो वाला फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा. मतलब अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे, तो सामने वाला ऑब्जेक्ट भी मुझ पे 10 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा होगा. 10 न्यूटन फोर्स वुड बी अप्लाइड ऑन मी. ठीक है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गया. देखो मेरे फोर्स की डायरेक्शन ये थी. ठीक है, जो मेरे पे वापस फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन ये है. ऑपोजिट है ना, ये इस तरफ है, इस तरफ है. तो इतना ही हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है. इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं. सो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स कवर करेंगे. अब ये डायग्राम्स पे मत जाना, डायग्राम्स बहुत ख़राब बनाए हैं मैंने. कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ लिखी है. एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. यही चीज़ लिखी थी मैंने. अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, ए और बी दो अलग अलग लोग हैं. इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ए इस बॉक्स पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स, और बी ऑब्जेक्ट जो बी वाला इंसान है वो भी इसी बॉक्स पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में. दोनों का फोर्स बराबर है, 10 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. ये इस तरफ से लगा रहे हैं, इस तरफ से. क्या ऑब्जेक्ट मूव होगा? अब ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होएगी. हमारे जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, कि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है और बराबर लग रहा है, तो बॉक्स मूव नहीं होगा. दिस वुड बी बैलेंस्ड फोर्सेस, है ना. ये इधर से लगा रहा है, ये इधर से, तो बॉक्स मूव नहीं होगा. नेट फोर्स 0 होगा, राइट. लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता. जो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें कह रहे हैं कि ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए. लेकिन एक्चुअल में नेट फोर्स 0 नहीं होता. उसका रीज़न है क्योंकि देखो यहाँ पे ये फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. यहाँ पे फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यही वाले ऑब्जेक्ट पे दोनों लोग फोर्सेस लगा रहे हैं. सो इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स टोटल नेट फोर्स 0 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. लेकिन मैं थर्ड लॉ में जो बता रही हूँ, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते, जिसकी वजह से जो टोटल फोर्स है एफ नेट यानी टोटल नेट फोर्स कैंसिल आउट नहीं होता, जिसकी वजह से एफ नेट इज इक्वल टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं स्ट्रेस कर रही हूँ उस चीज़ पे. ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है और 90% केसेस में आता ही आता है कि जब दोनों थर्ड लॉ बोल रहे हैं कि ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी ए पे फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो कैंसिल आउट होने चाहिए ना. क्यों नहीं होते? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता एक्शन और रिएक्शन फोर्स, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट था. अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ये मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस बनाया. जैसे वेइंग बैलेंस तराजू होता है, वैसे एक स्प्रिंग बैलेंस होता है. उसमें फ़र्क क्या होता है कि ये इसमें स्प्रिंग्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राम्स में कुछ वेट लेता है. ठीक है, किलोग्राम्स की जगह ग्राम्स में वेट लेता है. मैंने क्या किया, ये वाले स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ से इसकी होल्डिंग पोजीशन होती है, यहाँ से मैंने इसको होल्ड करके इस तरफ पुल किया. ठीक है, होल्ड करके मैं इसे ऐसे खींच रही हूँ. क्या होगा, क्योंकि ये जो है अगर मैं इसको मार्क कर दूँ ए एंड बी, जो बी है ये ए पे भी फोर्स लगाएगा क्योंकि मैं इसे इस तरफ मूव कर रही हूँ. तो ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये ए पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा. जब मैंने इसको इस साइड से पुल किया तो बी इस तरफ मूव किया, लेकिन उसके साथ साथ ए अटैच है तो ए भी इस तरफ मूव होगा.
अब इसमें एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस देखो। एक्शन क्या है, बी ए पे जो फोर्स लगा रहा है, दिस फोर्स इज एक्शन फोर्स, है ना, ये है हमारा एक्शन कि बी ए पे फोर्स लगा रहा है। रिएक्शन क्या होगा, ए पे भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो है हमारा रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगे हैं। एक्शन क्या है, जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है। रिएक्शन क्या है, जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है ये इसकी रिएक्शन है। अब क्या होगा, यहाँ और यहाँ अगर मैं मान लूँ कि मैं इस साइड से पुल कर रही हूँ और मैं पुल कर पा रही हूँ लेट सपोज 50 ग्राम्स, इसका यहाँ रीडिंग आ गई, तो यहाँ भी रीडिंग कितनी होगी, 50 ग्राम्स, क्योंकि हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो फोर्स लगेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगेगा, इसलिए यहाँ वेट इक्वल आएगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगेगा। अभी भी नहीं समझ आया कि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाओ, धीरे धीरे समझ आएंगे। मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल पे समझते हैं। मान लो ये गन है, वैसे दिख नहीं रही है बट मान लो ऐसे गन है ये, ठीक है, टॉय गन होगी तभी ऐसे दिख रही है। गन में ट्रिगर होता है, ठीक है, यहाँ से गन को आप ट्रिगर करो तो ये जो बुलेट है, बुलेट गन के बाहर जाती है, बंदे को हिट करती है, करेक्ट। अब क्या है, जब आपने ट्रिगर किया, आपने जैसे ही ट्रिगर दबाया, ये बुलेट बाहर मूव करेगी, ये बुलेट बाहर मूव करेगी, ये हुआ हमारा एक्शन। एक्शन क्या हुआ, बुलेट का बाहर मूव करना। अब आपने ये चीज़ देखी होगी, एक्चुअल में मूवीज़ में देखा होगा, जब आप बुलेट को ऐसे प्रेस करते हैं, जब आप गन को ऐसे प्रेस करते हैं, बुलेट आगे की तरफ जाती है, हल्की सी गन पीछे होती है, एकदम रिफ्लेक्स सा एक्शन होता है। आपने यहाँ से ट्रिगर दबाया, जो बुलेट है वो आगे की तरफ गई, जिसकी वजह से गन हल्की सी पीछे हुई, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसका रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो एक्शन फोर्स क्या हुआ, ये बुलेट का आगे मूव करना, एक्शन किस पे लगा, बुलेट पे। रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स लगा इस गन पे, है ना, गन हल्की सी पीछे की तरफ मूव हुई, वो उसका रिएक्शन फोर्स था। एक्शन कहाँ लग रहा है हमारा, आगे की तरफ, रिएक्शन कहाँ हो रही है, पीछे की तरफ। और ये जो गन है वो हल्की सी पीछे हुई ना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिकॉइल फोर्स, नाम होता है इसका एक, रिकॉइल फोर्स। ठीक है, यही रिएक्शन, जो गन हल्की सी पीछे हुई, इसका नाम है इस फोर्स का रिकॉइल फोर्स। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा, एक्शन आगे की तरफ है, रिएक्शन पीछे की तरफ, जितना आगे रिएक्शन होगा उतना रिएक्शन होएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा यहाँ तक। थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर नहीं समझ आया वापस देख लो। थर्ड एग्जाम्पल में एक इंसान है, यू आर वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हैं, तो मैं हाथ से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि पैर वीडियो में शो नहीं होंगे। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आपके हैंड्स पीछे की तरफ हो रहे हैं, ऐसे ही आपके लेग्स भी पीछे की तरफ हो रहे हैं, करेक्ट। इस चीज़ को ध्यान से समझना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपके लेग्स पीछे की तरफ हो रहे हैं, राइट। जब आप साइकिलिंग कर रहे होते तब भी देखो, साइकिल में आप साइकिल पेडल ऐसे कर रहे हो तो पीछे की तरफ पेडल जा रहा है, करेक्ट, पेडल पीछे की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहाँ मूव हो रहे हो, आगे की तरफ मूव कर रहे हो, करेक्ट। तो ये हमारा एक्शन कहाँ लगा, जो लेग्स पीछे मूव हुए, ये हुआ हमारा एक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ, जो ग्राउंड ने हम पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से हम आगे मूव करें, ये हुआ हमारा रिएक्शन फोर्स। ध्यान रखना है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक्शन कहाँ है, जो हमारे लेग्स पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है, लेग्स पीछे दे आ रहे हैं, ध्यान रखना। रिएक्शन कहाँ है, जो हम आगे मूव कर रहे हैं, जो फ्लोर हम पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर रहे हैं, ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एंड फाइनल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई होप 3 एग्जाम्पल्स में आ गया होगा समझ, नहीं भी आया तो फोर्थ एग्जाम्पल में आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का। लेट सपोज ये बोट है, ठीक है, आप नदी किनारे बोट को, ये बोट का वो है जिससे चप्पू जो होता है जिससे बोट चलाते हैं, ठीक है, वो पकड़ा हुआ है ये वाले इंसान ने। ये क्या करता है, बोट से यहाँ पे जंप करता है, ये लैंड है, लैंड का टुकड़ा है, मतलब यहाँ से इस तरफ नदी किनारे जंप करता है। जैसे ही ये वाला इंसान जंप करेगा इस साइड, एक्शन कहाँ लगा, आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ मूव कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा, बोट हल्की सी पीछे जाएगी। एक्सपीरियंस किया ये वाली चीज़, अगर किसी ने बोटिंग करी होगी तो ये चीज़ अक्सर देखी होगी। एक्शन कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इंसान है आगे की तरफ पैर रखता है लैंड पे जाने के लिए, है ना, ज़मीन पे जाने के लिए। रिएक्शन कहाँ है, ये बोट हल्की से पीछे मूव होती है, ये है उसका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक्शन किया, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तो एक्शन आगे की तरफ, रिएक्शन पीछे की तरफ, दोनों बराबर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है।
अब अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, थोड़ा सा आगे नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। F इक्वल टू एम में, ये हमारे सेकेंड लॉ से आया था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास मैं मान लूँ लगभग 5 kg, ठीक है। 5 kg का ऑब्जेक्ट है। यहाँ से मैं फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स कितना लगा रही हूँ, 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। फोर्स 10 न्यूटन लगा रही हूँ, ऑब्जेक्ट 5 kg का है, इजीली मूव हो जाएगा आगे की तरफ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फोर्स बढ़ा दिया। लेट सपोज यहाँ एक की जगह मैंने 4-5 बॉक्सेस रख दिए, ठीक है। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा दिया, 5 की जगह यहाँ मैंने वेट कर दिया 50 kg, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया, ठीक है। यहाँ मैं फोर्स कितना लगा पा रही हूँ, अभी भी वही है, 10 न्यूटन फोर्स लगा पा रही हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव तो होगा लेकिन बहुत ही धीरे धीरे मूव होगा, है ना। क्या पता मैं इसे हल्का सा तो शिफ्ट कर पाऊँ लेकिन बहुत कम हो पाएगा, राइट। या फिर हो सकता है मूव ही ना हो पाए। तो अब इससे एक चीज़ क्लियर होती है, जब मास कम था, जब मास यहाँ पे 5 kg था तो इजीली मूव हो रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ मास इंक्रीज कर दिया, इसकी एक्सेलरेशन कम हो गई। यानी मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होएगी, यानी वो इजीली मूव नहीं करेगा। किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है वो थोड़ा सा इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकती है और जो मैं अभी बताने वाली हूँ उसमें भी यूज़ होएगी। देखो, गन है, इसमें क्या है, एक्शन आगे की तरफ, बुलेट का मूव होना। एक्शन फोर्स क्या है, किसका है, बुलेट का एक्शन फोर्स है, ठीक है। ये जो गन में से बुलेट निकली। रिएक्शन फोर्स कौन सा है, ये जो रिकॉइल फोर्स है जिसकी वजह से गन थोड़ी सी पीछे जाती है, वो है उसका रिएक्शन फोर्स। अब एक चीज़ इमेजिन करो, जितनी ज़्यादा तेज़ी से बुलेट आगे की तरफ जाती है, क्या उतनी ही तेज़ी से ये गन पीछे की तरफ मूव होती है, उतनी ही ज़्यादा गन पीछे मूव होती है? नहीं ना। लेकिन मैं तो यहाँ बोल रही हूँ कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल है। अगर मैं ए से एक्शन बोलूँ, आर से रिएक्शन बोलूँ, तो मैं बोल रही हूँ एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल है, यही चीज़ बोली। तो ऐसा क्यों है कि बुलेट तो बहुत तेज़ी से आगे जाएगी लेकिन गन थोड़ी सी ही पीछे होएगी? यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में ही घुमा फिरा के पूछा गया है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ ये। सोचो इस बारे में एक बार, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ जब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है, तो क्या है, बुलेट आगे की तरफ जितनी तेज़ी से जा रही है, क्या गन उतनी ही तेज़ी से पीछे की तरफ भी जाएगी? गन तो उतना पीछे नहीं होती ना, हल्का सा रिकॉइल फोर्स होता है लेकिन बहुत ज़्यादा तो पीछे नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि बुलेट कितनी छोटी है, काफ़ी छोटी। बुलेट काफ़ी छोटी है, मास कम है बुलेट का, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होएगी? मैंने बताया मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ी से आगे जा सकती है। अब इन कंपैरिजन टू दिस ये जो गन है, गन का मास क्या है, गन का मास हो गया ज़्यादा, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई, एक्सेलरेशन कम, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, करेक्ट। एक्सेलरेशन कम, इसकी वजह से वो हल्की सी पीछे जाएगी, ऐसे नहीं कि वो पीछे जाती रहेगी, ठीक है। यही क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एक ट्रक है, ठीक है, लेट सपोज एक ट्रक है, उसको आप उस पर बहुत सारा एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होएगी, एक्शन लगा रहे, रिएक्शन क्या होगी, ट्रक आप पे ऊपर कुछ फोर्स लगाया, स्टिल ट्रक मूव नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रक है ये, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा सा ट्रक है, ठीक है। वो मूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो यहाँ भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन क्या होएगी, मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम होएगी, जिसकी वजह से आप जितना मर्जी धक्का दे दे ट्रक नहीं मूव होगा। अब ट्रक की जगह एक छोटी सी साइकिल इमेजिन कर लो, यहाँ ट्रक नहीं है, छोटी सी साइकिल है, और साइकिल को आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइकिल इजीली मूव हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि इसका मास कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। सो यही तक था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितने क्वेश्चंस इससे बन सकते थे मैंने सब कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड ऑफ कोर्स अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड click the bell icon to get the latest notifications. So thank you so much everyone.